नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आप देख रहे हैं एजी मीडिया। मरहूम तीफी भट्ट, जो कि बहुत जाना माना नाम है, और उनका असल नाम था ख्वाजा तारीफ गुलशन, जिनको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उनके बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन अब दोबारा 18 साल के बाद सियासत में आए हैं और वो कौमी ताजर इत्तेहाद की बागडोर संभाल रहे हैं इस वक्त। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ ने मुझसे नाराज होकर मेरे घर पर हमला कराया, और उसके अलावा इन दोनों भाइयों ने मुझे एमएनए और सेनेटर की सीट की भी पेशकश की। और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब से कहा कि वो अवान सदर में आए और इस मुल्क की बागडोर संभालें, और ये तमाम जो जिस वक्त चल रहे हैं लोग, इनको ख़त्म करके फौजी हुकूमत कायम करें। तो आए देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने मजीद क्या क्या कहा। मेरी आपसे इस्तदा है जनाब फील्ड मार्शल साहब, इल्तमास है, विनती है आपसे, खुदा के लिए इनके बस का रोक नहीं है। आप आए, प्रेसिडेंट हाउस आए, ख्वाजा अजहर गुलशन उसके साथ ही पूरी कौम आपका इस्तकबाल करेगी, मिठाइयाँ तकसीम करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद। रात के 1 बजे मेरे फोन की बेल होती है, मैं उठाता हूं तो जनाब शहबाज शरीफ साहब लाइन पे थे। हाल अहवाल पूछा और कहने लगे कि कहाँ थे आप, आपको ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको पता है कि कैंपेन पे था मैं, हड़ताल के सिलसिले में। तो उन्होंने बर्जस्ता कहा कि सुबह आपने हड़ताल नहीं कर रहे, सुन रहे हैं आप, कहा कि सुबह आपने हड़ताल नहीं करनी। मैंने उनसे कहा कि जनाब मियां साहब, 13 दिन से मैं कंपेन कर रहा हूँ, रात के 1 बजे आप मुझे ये कह रहे हैं और सुबह हड़ताल है, तो आप मुझे समझते क्या है? कहने लगे कि फैमिली मेंबर। मैंने कहा सॉरी टू से, अगर आप मुझे फैमिली मेंबर समझते होते तो फिर आप ये बात ना करते। मैं जिनका तर्जमान हूं, मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई है, मियां साहब माजरत के साथ मैं इस कॉल को वापस नहीं लूंगा। आधा घंटा जनाब मियां साहब ने मेरे साथ बातचीत की, बिल आखिर फोन बंद हुआ। और मैं ये समझता हूं कि उस दिन उन्होंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि ख्वाजा अजहर गुलशन को इस बात का सबक सिखाना है कि जनाब वजीर ख़जाना साहब, ये क्या बजट होगा। वजीर ख़जाना साहब फरमाते हैं जो निचले दर्जे के मुलाजिम हैं या दरमियाने दर्जे के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी तनख्वाहों के बारे में, बढ़ाने के बारे में मैं IMF से बात करूंगा। ये तो हमारा हाल है, बजट का क्या हाल होगा आपके सामने। वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं कि जो 8,500 रुपये महीना कमाता है वो अमीर आदमी है। अफसोस सद अफसोस, कहते हुए भी इनको कोई सोचना चाहिए कि आप किस सीट पे बैठे हुए हैं, कुछ उसका ही ख्याल कर लें। ये आज से 4 साल पहले जब अपोजिशन लीडर थे आप जनाब, उस वक्त कहते थे मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि 30,000 में गुजारा कैसे होता है। तो डबल से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है और आप 8,500 में गुजारा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता तो इन्होंने क्या बजट देना यार। 8,500 रुपया कहते हैं तो फिर ये है कि देखें 2 लाख रुपया गालबन वो ले रहा था स्पीकर कौमी असम्बली, उसको 12 लाख रुपया कर दिया। अगर जनाब 8,500 में गुजारा होता है तो 8,500 उसको दें ना, बाकी जो असेंबली के मेंबर हैं उनको दें, और आप भी जनाब 8,500 में गुजारा करें ना।
आपने जो गुची का जो सूट पहना होता है वर्साची का, वो 8,500 का आता है। जो मरियम बेटी है मेरी, जो एलवी का पर्स बैग पकड़ा होता है, वो 30 लाख का बैग है। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वर्साची की कैप पहनी होती है, मफलर लिया होता है गुची का, बाली के जूते पहने होते हैं, घड़ी करोड़ों की लगाई होती है, हजारों कनाल के महल में रह रहे हैं। आपने एक बात की है कि हम आसिम मुनीर साहब को, जो चीफ मार्शल हैं, उनको दावत देते हैं कि वो सदर हाउस में आए। इसके पीछे ये बात करने का क्या मकसद है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया। लड़ाई हो तो फौज ने लड़नी है, वो तो ठीक है। हर जो काम है अगर फौज ने ही करना है, ठीक, तो फिर फौज क्यों ना आए जी? इनसे तो जान छूटे, ये करप्ट टोले से तो जान छूटे। इसलिए मैं कह रहा हूं, सारा मलबा जो काम होता है फौज पे डालते हैं, जो काम होता है फौज पे डालते हैं, इनकी पॉलिसी ये है। लेकिन आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं। एक तरफ असली दुश्मन भारत और दूसरा महाज जो है वो अफगानिस्तान का। आप आए और सूबों के अंदर जो है वो गवर्नर नामजद करें, एक छोटी सी कैबिनेट बनाए, लेकिन बहुत जरूरी है कि कड़ा एहतसाब होना चाहिए। 40 साल का भी हिसाब लें, 50 साल का भी हिसाब लें। उस वक्त सीआईए होता था, सीआईए के एक डीएसपी, जिसका बाद में पता चला रहमतुल्लाह नियाजी, इकरामुल्लाह नियाजी का भाई वो थे। उनके साथ 8-10 उनके मुतहद थे, घर पर आए सफेद कपड़ों में और मेरे घर के फ्रंट पर कलाशनकोफ के उन्होंने ब्रस्ट मारे। सुबह हुई, ये सारा माजरा जो था, ये सारा खलासा जो था, वो एक ना था कि ख्वाजा आजम गुलशन ने हमें ना की। अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, घर पे ताजर बुलाए, मैंने डंके की चोट पे नकारा लगाकर बगैर किसी खौफ खतर के मैंने इनको आड़े हाथों लिया कि आप समझते हैं कि ब्रस्ट मारेंगे और ख्वाजा अजहर गुलशन दब जाएगा। और वजीर आजम साहब जो कहते हैं कि जो 8,500 रुपया महीना कमाता है वो अमीर आदमी है, अफसोस सद अफसोस। कहते हुए भी इनको कुछ सोचना चाहिए कि आप किस सीट पे बैठे हुए हैं, कुछ उसका ही ख्याल कर लें। कि आज से 4 साल पहले जब अपोजिशन लीडर थे आप जनाब, उस वक्त कहते थे मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि 30,000 में गुजारा कैसे होता है। तो डबल से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है और आप 8,500 में गुजारा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता तो इन्होंने क्या बजट देना यार जी। साहब, आपने पीरा फोर्स का जिक्र किया, पंजाब पुलिस का जिक्र किया, अपने पुराने तनाज़ात शहबाज शरीफ से भी बताया, सारा कुछ किया। आपने लॉकडाउन के बारे में नहीं बताया, जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ताजरों को। ये बता दिए, पहले बता दिए, करें बात कंप्लीट करें। और ये बताएं कि इतने साल बाद क्या ये बूढ़ा शेर वैसे ही गर्जे के मैदान में या फर्क पड़ा है? इंशाल्लाह। आपने सुना नहीं है मुझे? नहीं, आपने बेटा सुन तो लिया मुझे, गर्जा भी हूँ और बरसा भी हूँ। तो ये हमली है और क्या है? पहले बरस नहीं खाए। ठहरे यार, ठहरे। मिशन के साथ इस मकसद के तहत
बेटा मैंने तो सारा कुछ कह दिया कि 2.5 साल ये हुकूमत इसको हो गए हैं, और जो इन्होंने ताजरों का हाल किया है, जिस तरह जलीलो ख्वार किया है, तो मैंने देखा है कि जो क्या कहूँ, आप खुद ही कह रहे थे कि स्वाय खुशामद के ताजरों को, नुमाइंदों को और कोई बात ही नहीं सूझ रही, तो फिर यही कुछ ही होना था ना। तो इसलिए बाहर निकला हूँ कि उनकी इज्जत नफ्स को बहाल करना है, उनके वकार को बुलंद करना है, उनकी वो शान शौकत जिसके वो मुस्तहिक हैं। एज ए ताजर इनको रेवेन्यू देते हैं और हुकूमतें चलती हैं, इनके प्रोटोकॉल हैं, इसको कम करें ना। ये 8,500 रुपया कहते हैं, तो फिर ये है कि देखें 2 लाख रुपया गालबन वो ले रहा था स्पीकर कौमी असम्बली, उसको 12 लाख रुपया कर दिया। अगर जनाब 8,500 में गुजारा होता है तो 8,500 उसको दें ना, बाकी जो असेंबली के मेंबर हैं उनको दें। और आप भी जनाब 8,500 में गुजारा करें ना। आपने जो गुची का जो सूट पहना होता है वर्साची का, वो 8,500 का आता है। जो मरियम बेटी है मेरी, जो एलवी का पर्स बैग पकड़ा होता है, वो 30 लाख का बैग है। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वर्साची की कैप पहनी होती है, मफलर लिया होता है गुची का, बाली के जूते पहने होते हैं, घड़ी करोड़ों की लगाई होती है, हजारों कनाल के महल में रह रहे हैं। खुदा के लिए जिन्होंने आपको वोट तो जैसे भी लोगों ने दिए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चले यार कुछ ना कुछ तो वोट मिले हुए हैं ना इनको, भाई उनका कुछ ख्याल कर लें। वाह 8,500 रुपये देखें, इस पे मेरा ख्याल है कि पूरा एक जबरदस्त किस्म का असेंबली के अंदर ही कोई बात कर लें, जो हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं। जी साहब, आपने एक बात की है कि हम आसिम मुनीर साहब को, जो चीफ मार्शल है, उनको दावत देते हैं कि वो सदर हाउस में आए। इसके पीछे ये बात करने का क्या मकसद है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया। लड़ाई हो तो फौज ने लड़नी है, वो तो ठीक है। हर जो काम है अगर फौज ने ही करना है, ठीक, तो फिर फौज क्यों ना आए जी? इनसे तो जान छूटे, ये करप्ट टोले से तो जान छूटे, इसलिए मैं कह रहा हूं। बेसिकली तो नवाज शरीफ का हल्का था भी ताजर थे, और आपने उनको वोट देके इस काम पे उठाया, तो शहनशाह मान गए। अब मीरा बोतल की बेटी ने बनाई है, जिसको आप भोग रहे हैं, क्या ये खत्म कर दी जाए? और नंबर 2 जी खत्म कर दी जाए। ये नवाज शरीफ की आवाम लोग ने बनाई है, उनकी बेटी ने बनाई है, तो आप ताजरों को तंगकारी है, अब आप उनको वोट देंगे कि? मैंने तो बेटा नाम पहले दिया था ना, आप दूंगा। ये सवाल उनसे कीजिए जिन्होंने वोट दिए हैं और भुगत रहे हैं वो। मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टैंड लेने पर, इनकी आवाज बनने पर बहुत सी मुश्किलात का ख्वाजा गुलशन को सामना करना पड़ा। मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि जनाब जनेजो जब वजीर आजम पाकिस्तान थे और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो एक बजट दिया था जनेजो गवर्नमेंट ने उस वक्त। वो बजट जब आया तो ताजरों ने उसको मुस्तरद कर दिया। उस वक्त मेरी निस्बत, मेरा तल्लक, मेरी वाबस्तगी जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी, और उनके भाई जो मौजूदा वजीर आजम है जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ थे। तो मैं इनको मिला, और जो इस्तराब पैदा हुआ बजट की वजह से, ताजर परेशान थे, उस परेशानी का इजहार किया मैंने इनके साथ।
जिस पर मुझे कहा गया कि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं वो आप करें। मैंने इस पर ताजरों से मुलाकातें शुरू की, ताजर कन्वेंशन बुलवाया और हमने ऐलान किया कि 14 दिन के बाद मैंने एक डेट अनाउंस की कि उस दिन हड़ताल होगी। 13 दिन जब गुजर गए, उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था। तो जब मैं रात को घर गया थका हारा, तो मुझे पता लगा कि चीफ मिनिस्टर हाउस से 5 टेलीफोन आ चुके हैं। बरकैफ मैं सो गया। रात के 1 बजे मेरे फोन की बेल होती है, मैं उठाता हूं तो जनाब शहबाज शरीफ साहब लाइन पे थे। हाल अहवाल पूछा और कहने लगे कि कहाँ थे आप, आपको ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको पता है कि कैंपेन पे था मैं हड़ताल के सिलसिले में। तो उन्होंने बर्जिस्ता कहा कि सुबह आपने हड़ताल नहीं कर रहे, सुन रहे हैं आप, कहा कि सुबह आपने हड़ताल नहीं करनी। मैंने उनसे कहा कि जनाब मियां साहब 13 दिन से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, रात के 1 बजे आप मुझे ये कह रहे हैं और सुबह हड़ताल है, तो आप मुझे समझते क्या है? कहने लगे कि फैमिली मेंबर। मैंने कहा सॉरी टू से, अगर आप मुझे फैमिली मेंबर समझते होते तो फिर आप ये बात ना करते। मैं जिनका तर्जमान हूं, मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई है, मियां साहब माजरत के साथ मैं इस कॉल को वापस नहीं लूंगा। आधा घंटा जनाब मियां साहब ने मेरे साथ बातचीत की, बिल आखिर फोन बंद हुआ और मैं ये समझता हूं कि उस दिन उन्होंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि ख्वाजा अजहर गुलशन को इस बात का सबक सिखाना है। उस पर तेरा ये कि सुबह हड़ताल हुई, ऐसी हड़ताल हुई कि खैबर से लेकर कमाड़ी तक करिया करिया गांव गांव में ऐसी हड़ताल हुई कि कोई दुकान न खुली। ये यूनिटी थी, ये कमिटमेंट थी ताजरों की। बरकैफ उसके बाद इनको और इस बात पे कि एक बात नहीं मानी, ऊपर से हड़ताल हो गई। तो उसके बाद कुछ दिन गुजरे, तो जहां पे मैं रहता था रात के 2 बजे CIA स्टाफ, आज ये जिम्मेदारी CCD को दी हुई है, उस वक्त CIA होता था। CIA के एक DSP, जिसका बाद में पता चला रहमतुल्लाह नियाजी, इकरामुल्लाह नियाजी का भाई वो थे, उनके साथ 8-10 उनके मुतहद थे। घर पर आए सफेद कपड़ों में और मेरे घर के फ्रंट पर कलाशनकोफ के उन्होंने ब्रस्ट मारे। सुबह हुई, ये सारा माजरा जो था, ये सारा खलासा जो था, वो एक ना था कि ख्वाजा अजहर गुलशन ने हमें ना की। अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, घर में ताजर बुलाए, मैंने डंके की चोट पे नकारा लगाकर
बगैर किसी खौफ खतर के मैंने इनको आड़े हाथों लिया कि आप समझते हैं कि बरस मारेंगे और ख्वाजा अदर गुलशन दब जाएगा, खौफ सदा हो जाएगा। जब उन्होंने देखा कि ये तो और जो है हमें लताड़ा है, तो इन्होंने फिर दूसरा रुख इख्तियार किया। मेरे और मियां नवाज शरीफ साहब के एक कॉमन दोस्त जो जनाब नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में, जनाब ख्वाजा हामिद सईद साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मॉडल टाउन आपने चलना है, मियां नवाज शरीफ साहब ने आपको बुलाया है। जिस पर मैंने माजरत की उनसे कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे घर पर इन्होंने गोलियां चलवाई हैं, मेरा वहां पे जाना नहीं बनता। एनी हो कुछ दिन और गुजरे तो उसी ख्वाजा हामिद सईद साहब का मुझे टेलीफोन आया, चले आप वहां पे ना जाएं, आप मेरे घर आए तो मियां शहबाज शरीफ साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा। मैं उनके घर गया, मियां साहब से मेरी मुलाकात हुई, गिले शिकवे हुए, कुछ जलाल में आए और उस पे फिर मुकालमे हुए मेरे उनके साथ। बरकैफ जब ये मुकालमा हुआ, मेरा छोटा भाई ख्वाजा तारीफ गुलशन मेरे साथ बैठा हुआ था, मियां शहबाज शरीफ साहब थे और ख्वाजा हामिद सईद साहब थे, और इन्होंने कहा भट्ट साहब देखें ख्वाजा साहब हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। एनी हो माहौल फिर खुशगवार हुआ। एंड पे इन्होंने मुझे कौमी असेंबली की सीट की ऑफर की। इसका नाम मैं जो आज आपसे बात कर रहा है 18 साल के बाद, इसका नाम है ख्वाजा अदर गुलशन। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इनसे कहा कि जनाब मियां साहब थैंक यू सो मच, आपकी ये इनायत, आपकी ये नवाजिश ख्वाजा अदर गुलशन के नक्शे कलब रहेगी, लेकिन माजरत इसलिए कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कौमी असेंबली अटेंड करूं। मैंने अच्छे अंदाज के साथ माजरत की। वक्त गुजरा, उसके बाद वही ख्वाजा अहमद सईद साहब जिंदा सलामत हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको जिंदगी अता करे। वही शहबाज शरीफ साहब जो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, मैंने 90-85 से इनसे ताल्लुक मेरा बना, 90 में मैंने इनको छोड़ा। आज तकरीबन 35 साल हो गए हैं, लेकिन मैं एक बात पर मियां शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज तक मेरी इनके साथ जुदाई को 35 साल हो गए हैं। अगर किसी लम्हे किसी वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरा किसी ने जिक्र किया तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि जिनके खिलाफ मैं इतना बोला, वो कहते थे उसमें 3 खूबियां हैं ख्वाजा अदर गुलशन में, और मुझे उम्मीद है कि आज भी वो यही बात कहेंगे अगर उनसे पूछा जाएगा। बरमला वो कहते थे कि एक तो वो टाइम का बहुत पाबंद है, और दूसरी बात यह है कि वो झूठ नहीं बोलता, और तीसरी बात यह है कि कमिटमेंट जो करता है उसकी वो ऑनर करता है। मुझे तीसरी बार ख्वाजा अहमद सईद साहब ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि कल हम आपके घर आ रहे हैं, जिसमें राना मकबूल साहब, याद होगा SSP लाहौर होते थे, बाद में आई वो सिंध भी लगे रहे।
एक ज़माने में जब वो SSP लाहौर थे तो बड़ा डंका बजता था उनके नाम का। ख्वाजा गुलशन के साथ उनकी लड़ाई हुई और अखबारात उस ज़माने के गवाह हैं, उठाइए अखबारात को देखें कि क्या वो जो मेरी उनके साथ जो मुकालमा हुआ या जो भी मैंने उनके बारे में कहा, अखबारात उठा के देखे कि मैं ठीक कह रहा हूँ। लेकिन बाद में वो मेरे घर तशरीफ लाए, बड़ा अच्छा मेरा उनके साथ बाद में ताल्लुक बना, बहुत ही अच्छा ताल्लुक बन गया राना मकबूल साहब के साथ। तो वो दोस्ती की बुनियाद पे आ रहे थे, एज ए SSP नहीं। मुझे तो IG नहीं डरा सकता, SSP ने मुझे क्या डराना है। बारिक है, वो तशरीफ लाए, ख्वाजा हामिद सईद आए और उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें भेजा है कि वो कहते हैं कि हम इकट्ठे चलना चाहते हैं और आपके पास 2 चॉइस हैं। एक चॉइस है कि आप कौमी असम्बली का हम आपको टिकट देते हैं, आप कौमी असम्बली नेशनल असम्बली का मेंबर बन जाए। दूसरी ऑफर इन्होंने मुझे दी कि आप सेनेट में चले जाएं। मैंने उनसे कहा कि ना तो मैं नेशनल असम्बली में जाऊंगा, ना मैं सेनेट में जाऊंगा। मैं समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं असम्बली में जाऊं या सेनेट में जाऊं। एंड उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब क्यों आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, लोग तो कॉन्सुलशिप के लिए बिकते हैं। मैंने कहा यही बात है कि ख्वाजा गुलशन बिकता नहीं है, इसलिए मैं सेनेट में भी नहीं जाना चाहता और कौमी असम्बली में भी नहीं जाना चाहता कि मेरा मुंह बंद किया जाएगा, ये लालच देगा। और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ताजर बरादरी के साथ जो नाता है वो लहज से लेकर महल तक का है, कब्र की गोद तक का है। और उसी निस्बत से आज मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं, बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि 18 साल हो गए मैंने छोड़ दिया, लेकिन पिछले 2.5 साल से मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब को रन कर रही हैं, रूल कर रही हैं वो पंजाब को। और पीछे जो ब्रेन है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का है। इन्होंने भट्टू साहब की वो पॉलिसी, आपको याद होगा कि आए भट्टो साहब जो थे वो आवाम के वोटों से आए थे, लेकिन जब वो साहिब इक़्तिदार बन गए तो उन्होंने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, आपको याद होगा, SFS, ऑपोजिशन को दबाने के लिए, आवाम को दबाने के लिए और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, जिसमें अहमद रजा कसूरी का वालिद भी उन्होंने मारा था, नवाब अहमद खान खालबन उसका नाम था। उसी तर्ज पर आज पंजाब को चलाया जा रहा है। 2000 लोग CCD के जो असल बानी हैं वो जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, और आगे जो इम्प्लीमेंट हो रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ कर रही है। और दूसरी तरफ पीरा फोर्स बनाई इन्होंने, उसका नाम क्या रखा, पीरा फोर्स। जरा देखें, फोर्स साथ लगाना ताकि दहशत पैदा हो। दुकानों पे आए, दुकानदार को, मेरे ताजर भाई को दुकान के अंदर जाकर गिरेबान से पकड़ा और बाहर लेकर आए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चौरस्तों का, चौराहों का इस्तेमाल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और खौफजदा हो जाए। मुगल्लज़ात से नवाजा गया।
थप्पड़ रसीद किए गए और ठुड्डे मारकर उनको वैनों में डाला गया। इंतहाई जिल्लत अमेज, तौहीन अमेज उनकी पगड़ी उछाली गई। क्या था ये जुए के अड्डे चलाते थे? क्या वो मंशियात फरोश थे? ये वो बरादरी है जिनके रेवेन्यू से आप लोगों की हुकूमतें चलती हैं, आप लोगों का प्रोटोकॉल चलता है। आपने सिरे में जूतियां दी हैं उनको। ख्वाजा अदर गुलशन ने इस उम्र में भी फैसला किया कि मैं इनके लिए अमली तौर पर मैदान अमल में निकलूंगा, और आज ख्वाजा अदर गुलशन आपके सामने है। मेरा मकसद दोबारा आने का जो है वो है ताजरों के इज्जत नफ्स को इन्होंने मजरूह किया है। ताजरों की इन्होंने पगड़ियां उछाली हैं, ताजरों को ज़लील और रस्वा किया है। लानत है उन ताजर नुमाइंदों पर जो टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत होती तो आज ताजर इस तरह जलीलो ख्वार ना होते, मुझे निकलने की जरूरत महसूस ना होती। मेरा मिशन है, मेरे रुफ़क़ाए कार, मेरे साथी, मेरे हमरकाब, मेरे हमसफर जो कौमी ताजर इत्तेहाद के साथी हैं, वो आइंदा किसी को ये ज्यादती करने की इजाजत नहीं देंगे। ख्वाजा अदर गुलशन, ख्वाजा अदर गुलशन, ख्वाजा अदर गुलशन, कौमी ताजर ताज पाकिस्तान, कौमी ताजर ताज पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं मुल्क के अंदर, क्योंकि मुल्क की जो इक्तिसादी हालत है वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। एक तो होता है ना कि मईशत तबाही के दहाने पे जनवन बात यह है, आप साहिब बसीरत लोग हो, कि मईशत जमीन दोज हो चुकी है। मैं घराओ जलाओ दफा 144, कोई सिग्नल नहीं टूटेगा क्योंकि ताजरों का ये शेवा नहीं है। इससे मईशत जो है वो और डूबेगी। मेरी ये बात जो है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाएं आपके तवस्सुत से। मरियम जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि जब महाजराई होगी तो मुल्क और पीछे जाएगा। बीइंग ए पाकिस्तानी, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी कि आप हुकूमत में हैं। हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि अगर आप इस मुल्क को इस मुआशी वबा से निकालना चाहते हैं तो ना तो ख्वाजा अदर गुलशन चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिलेगा, ना ख्वाजा अदर गुलशन नवाज शरीफ से मिलेगा। आप कदम बढ़ाएं, मैं अपने साथी भेजूंगा, बैठ के बातचीत करें इनके साथ। ख्वाजा अदर गुलशन, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कौमी ताजर इत्तेहाद जिंदाबाद, मैन ऑफ प्रिंसिपल ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, कौमी ताजर इत्तेहाद जिंदाबाद। फील्ड मार्शल साहब की बात की है इन्होंने, तो मैं अब उसकी तरफ आता हूं। जनाबे फील्ड मार्शल साहब, मुझे पता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि लोग इस वक्त
पूरी कौम जो है चंद एक एलीट क्लास निकाल के बड़ी कस्मोपोसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन आपको पता है इनके बस का रोग नहीं है। जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब बजट के हवाले से ही बात कर लेते हैं। 17,000 अरब डॉलर का ये बजट देते हैं रिसेंटली, जो बजट वजीर खजाना ने दिया है। 8,000 अरब डॉलर सिर्फ मार अप की सूरत में उनको जाएगा IMF को। ये इनके मुताबिक मैं कह रहा हूं, मैं घर से नहीं कोई बात लेकर आया। आप मुझे ये बताएं कि आधा बजट तो आपने दे दिया, सूद की अदायगी में रकम नहीं अभी आपने दी, रकम देनी है अभी आपने। तो मुझे ये बताएं कि 50% जो रह जाएगा पीछे, जो रेवेन्यू बचेगा, उससे ये बताएं ये चलेगा नहीं चलेगा। सन 47 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान पर कितनी हुकूमतें आई? ज्यादातर तो 40 साल इन्होंने की, 50 साल वो दूसरा जो बैठा हुआ है आसिफ जरदारी। करता हूं मैं फील्ड मार्शल साहब से कि जनाब आप पैसा करें खुदा के लिए। ये सारा मलबा जो काम होता है फौज पे डालते हैं, जो काम होता है फौज पे डालते हैं, इनकी पॉलिसी ये है। लेकिन आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं। एक तरफ असली दुश्मन भारत और दूसरा महाज जो है वो अफगानिस्तान का इंडिया और यहूदी लाबी। अरबों डॉलर उन्होंने फेंके हैं जो ये शोरश बर्पा जो मुल्क के अंदर हो रही है। बीइंग ए पाकिस्तानी, ये मुमलकत खुदा दाद ने हमें बहुत कुछ दिया, आपको बहुत कुछ दिया। रोजाना पढ़ता हूं मैं कि सोल्जर से लेकर जर्नल तक जो हैं वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मेरा जाती तलब था जनरल जावेद सुल्तान साहब से, हेलीकॉप्टर पे मिसाइल मारा और वो शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज वो शहीद हुए, उनके जहाज को हेलीकॉप्टर को गिराया गया। इनके बस का रोग नहीं है। आप ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, मारज़े वजूद में आया, आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं। आप इस नाते, इस निस्बत से, इस ताल्लुक से अल्लाह की सभा है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद, ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद। मेरी आपसे इस्तदा है जनाब फील्ड मार्शल साहब, इल्तमास है, विनती है आपसे, खुदा के लिए इनके बस का रोग नहीं है। आप आए, प्रेसिडेंट हाउस आए, ख्वाजा अजहर गुलशन उसके साथ ही पूरी कौम आपका इस्तकबाल करेगी, मिठाइयाँ तकसीम करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद। पार्लिमानी सिस्टम जो है कंप्लीटली कम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, क्लैप्स कर चुका है। ये क्लैप्स कर चुका हुआ है। आप आए और सूबों के अंदर जो है वो गवर्नर नामजद करें, एक छोटी सी कैबिनेट बनाए। लेकिन बहुत जरूरी है कि कड़ा एहतसाब होना चाहिए। 40 साल का भी हिसाब लें, 50 साल का भी हिसाब लें। इमरान खान ने अगर 3.5 साल 4 साल हुकूमत की है तो उसका भी हिसाब लें। उस बेचारे का तो वैसे हो रहा है, हिसाब तो उसका हो रहा है। एनी हाउ
मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक, कोई वाबस्तगी नहीं है। ना मेरा पीटीआई के साथ ताल्लुक है, ना मेरा नून लीग के साथ ताल्लुक है। मेरा जीना मरना जो है वो ताजर बरादरी के साथ है। मेरा इनके साथ अटूट अंग है, ना टूटने वाला रिश्ता है। कि मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, आईजी पंजाब हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी को चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो देखते हैं, और जो पुलिस का अदारा है उसके हेड हैं आईजी पंजाब। एक शरीफ आदमी है, मैंने देखा उनको। इन दोनों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप मार्केटों के अंदर अगर कोई वहाँ पर कोई आपको कंप्लेन आती है तो आप उस मार्केट के उन इदारों से रब्ता करें। अगर कोई गिल्टी होगा तो तंजीम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। अगर कोई गिल्टी होगा, अगर कोई गिल्टी नहीं होगा तो फिर आप लेके जाएंगे। तो ये बात ज़हन में रखें कि ख्वाजा और गुलशन आईजी साहब सुबह आपके खिलाफ फिर 100 बैनर भी लगवाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब सुन लें, आप भी अब वो नहीं होगा कि आप जाएं जिसको मर्जी दुकान से उठा लें। हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको भी ताजों को इज्जत देनी होगी। मीर खजाना साहब फरमाते हैं जो निचले दर्जे के मुलाजिम हैं या दरमियाने दर्जे के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी तनख्वाहों के बारे में, बढ़ाने के बारे में मैं IMF से बात करूंगा। ये तो हमारा हाल है, बजट का क्या हाल होगा आपके सामने है सारा कुछ बेटा। और वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं कि जो 8,500 रुपये महीना कमाता है वो अमीर आदमी है। अफसोस सद अफसोस, कहते हुए भी इनको कुछ सोचना चाहिए कि आप किस सीट पे बैठे हुए हैं, कुछ उसका ही ख्याल कर लें। ये आज से 4 साल पहले जब अपोजिशन लीडर थे आप जनाब, उस वक्त कहते थे मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि 30,000 में गुजारा कैसे होता है। तो डबल से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है और आप 8,500 में गुजारा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता तो इन्होंने क्या बजट देना यार कि 2.5 साल की ये हुकूमत इसको हो गए हैं। और जो इन्होंने ताजरों का हाल किया है, जिस तरह जलीलो ख्वार किया है, तो मैंने देखा है कि जो क्या कहूँ, आप खुद ही कह रहे थे कि स्वाए खुशामद के ताजरों को, नुमाइंदों को और कोई बात ही नहीं सूझ रही, तो फिर यही कुछ ही होना था ना। तो इसलिए बाहर निकला हूँ कि उनकी इज्जत नफ्स को बहाल करना है, उनके वकार को बुलंद करना है, उनकी वो शान शौकत जिसके वो मुस्तहिक हैं। एज ए ताजर इनको रेवेन्यू देते हैं और हुकूमतें चलती हैं, इनके प्रोटोकॉल हैं, इसको कम करें ना। ये 8,500 रुपये कहते हैं, तो फिर ये है कि देखें 2 लाख रुपये गालबन वो ले रहा था स्पीकर कौमी असम्बली, उसको 12 लाख रुपया कर दिया। अगर जनाब 8,500 में गुजारा होता है तो 8,500 उसको दें ना, बाकी जो असेंबली के मेंबर हैं उनको दें। और आप भी जनाब 8,500 में गुजारा करें ना। आपने जो गुची का जो सूट पहना होता है वर्साची का, वो 8,500 का आता है। जो मरियम बेटी है मेरी, जो LV का पर्स बैग पकड़ा होता है, वो 30 लाख का बैग है। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वर्साची की कैप पहनी होती है, मफलर लिया होता है गुची का, बाली के जूते पहने होते हैं, घड़ी करोड़ों की लगाई होती है, हजारों कनाल के महल में रह रहे हैं। खुदा के लिए जिन्होंने आपको वोट तो जैसे भी लोगों ने दिए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले यार कुछ ना कुछ तो वोट मिले हुए हैं ना इनको, भाई उनका कुछ ख्याल कर लें। वाह 8,500 रुपये देखें, इस पे मेरा ख्याल है कि पूरा एक
जबरदस्त किस्म का असेंबली के अंदर ही कोई बात कर लें, तो हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं जी। साहब आपने एक बात की है कि हम आसिम मुनीर साहब को जो चीफ मार्शल है उनको दावत देते हैं कि वो सदर हाउस में आए, इसके पीछे ये बात करने का क्या मकसद है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया। लड़ाई हो तो फौज ने लड़नी है, वो तो ठीक है। हर जो काम है अगर फौज ने ही करना है, ठीक, तो फिर फौज क्यों ना आए जी? इनसे तो जान छूटे, ये करप्ट टोले से तो जान छूटे। इसलिए मैं कह रहा हूं